आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में इस वक्त हमारे साथ प्रदेश प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी और डुमरियागंज से विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है खास मुलाकात में। राघवेंद्र जी, हिंदू युवा वाहिनी को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं जनता के बीच में, क्योंकि विरोधी खेमा हमेशा आरोप लगाता है। क्या है हिंदू युवा वाहिनी और किस तरह से इसका गठन किया गया और क्या इसका मकसद था? हिंदू युवा वाहिनी एक राष्ट्रवादी संगठन है। रहा सवाल विरोधियों के आरोप लगाने का, तो आरोप तो कितना भी अच्छा आप काम करिएगा, आरोप लगता रहता है और हमेशा लगता रहा है। हिंदू युवा वाहिनी का गठन ही राष्ट्र विरोधी तत्वों से मुकाबला करने के लिए किया गया था, अराजक तत्वों से मुकाबला करने के लिए किया गया था। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज 1994 में गोरखपुर में उत्तराधिकारी गोरखनाथ मंदिर के हुए। गोरखपुर में अराजकता का वातावरण था। उनके आने के बाद अराजकता का खिलाफ बिना संगठन के पहले उन्होंने अभियान बनाया, लेकिन ये आवश्यक लगा कि एक संगठन की आवश्यकता है। तब 2002 में हिंदू युवा वाहिनी का गठन गोरखपुर से प्रारंभ किया गया और हिंदू युवा वाहिनी के गठन के बाद जो भारत नेपाल सीमा क्षेत्र हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से पड़ता है, आप देखे होंगे कि पूरे देश के सभी सीमा क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां, नक्सलवादी गतिविधियां, अन्य गतिविधियां चली, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जबकि नेपाल उस समय माओवादियों के आतंक से जूझ रहा था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारत के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास माओवाद कर रहा था। लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के सशक्त संगठन होने के नाते सारी अराजक गतिविधियां रुकी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा बड़े पैमाने पर फर्जी नोटों का संचालन डुमरियागंज में कई करोड़ रुपया एक बैंक से चेस्ट से बरामद हुआ। फर्जी नोटों का संचालन का उद्देश्य आतंकवादियों को समर्थन करना था। वहाँ के क्षेत्रों के लोगों के द्वारा आतंकवादियों का समर्थन किया जाता था, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी ने हर क्षेत्र में काम किया। मुसहर आज भी सबसे दयनीय स्थिति में जी रहे थे। पूज्य योगी जी के नेतृत्व में उन क्षेत्रों में अच्छा प्रयास किया गया, उनकी आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाई गई सांसद के रूप में पूज्य योगी जी के द्वारा। बनटांगिया का मुद्दा उठाया गया पूज्य योगी जी के द्वारा हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर। इधर आपके भारत नेपाल सीमा क्षेत्र पे जो थारू जनजातियां हैं, इन पर भी काम करने का प्रयास किया। तो ये सब एक अच्छे कार्य हुए। कोई टिप्पणी करता है, कोई आलोचना करता है, तो लोकतंत्र में किसी को भी आलोचना करने का अधिकार है। सवाल ये उठता है कि जैसी सरकार आई, योगी जी सीएम बने, तो विरोधी पार्टियां ये आरोप लगाने लगी कि अब हिंदू युवा वाहिनी को लाइसेंस मिल गया है गुंडागर्दी करने का। कहीं हिंदू युवा वाहिनी ने गुंडागर्दी नहीं किया है। कुछ लोगों की प्रायोजित साजिश के तहत मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे हिंदू युवा वाहिनी के किसी पदाधिकारी ने कहीं कोई अराजकता नहीं किया है। और हम लोगों ने कहा भी है कि हिंदू युवा वाहिनी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संगठन है, उसका राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं है और ना होगा। हम लोग इस पर बैठक कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। जो हमारा काम धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अभियान था और अच्छे तरीके से चलेगा। कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा नहीं होना है। तो क्या माना जाए कि हिंदू युवा वाहिनी राम मंदिर के लिए उसी तरह से संघर्ष करती हुई नजर आएगी जैसे वो हमेशा करती रही है? राम मंदिर तो आने वाले दिनों में जैसी स्थितियां बनती जा रही हैं, आप यह कह सकते हैं कि हम लोग बचपन से सुनते थे कि राम राज्य आएगा। अभी राम राज्य तो दिख रहा है कि दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक संत के रूप में और उत्तर प्रदेश में योगी जी एक संत के रूप में है ही। और जो सारे कार्य प्रदेश और देश स्तर पे हो रहा है, ये राम राज्य की परिकल्पना के अनुसार ही हो रहा है। जब राम राज्य के अनुसार काम हो रहा है, तो राम मंदिर का बनने का भी भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा है। एक सवाल ये उठता है कि योगी जी सीएम हो गए हैं, विकास का एजेंडा कैसे तैयार किया जाए? क्योंकि भगवा और विकास कभी उत्तर प्रदेश में दो अलग अलग चीज़ें थीं, आज एक छत के नीचे दो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, भगवा और विकास। आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनने, भाजपा की सरकार बनने के बाद
और भाजपा की सरकार के पहले भी 1998 से पूज्य योगी जी सांसद हैं। मेरे ख्याल से मैं चुनौती तो किसी को नहीं दे सकता, लेकिन संसद में विकास के मुद्दे पर जितना पूज्य योगी जी ने संसद में मामला उठाया या प्रयास किया गोरखपुर के क्षेत्र के लिए, जितनी उनकी जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक संसद में निरंतर और सड़कों से लेकर संसद तक सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा नहीं उठाया, हमेशा विकास के मुद्दे को लेकर के बहुत गंभीर थे। ये पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। और उसकी पहल दिखी कि कितने सालों से बंद पड़ा फर्टिलाइजर, एम्स जो पूरे प्रदेश में दूसरा एम्स, कितना संघर्ष किया 98 से लेकर आज तक, जब तक एम्स का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नहीं हुआ। एम्स उनका सबसे प्राथमिक मुद्दा रहा है पूरे गोरखपुर और आसपास, तब उनका उतना ही कार्य क्षेत्र था। निरंतर मंत्रियों को लाना, दर्जनों 4 लेन सड़कों का शिलान्यास करवा के काम करवाना, तमाम और बॉटलिंग प्लांट हो गया, मेडिकल कॉलेज का उच्चीकरण हो गया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं। विकास के प्रति एक अच्छी सोच, गतिमान सोच योगी जी की शुरू से ही रही है। और अब तो मेरे ख्याल से, अब यह कहने में संकोच नहीं, आप लोग भी जान रहे हैं, आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि पूज्य योगी जी लगातार 16 से 18 घंटे, 19 घंटे तक आज अगर काम कर रहे हैं तो सिर्फ इस प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और अब इसमें किसी को कुछ कहने की ज़रूरत बची ही नहीं। लेकिन चाहे अखिलेश यादव हों या मायावती हों, मायावती कहती हैं कि हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे उत्तर प्रदेश को, मुसलमानों के अंदर डर है, बुखारी चिट्ठी लिख देते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनको अपनी सारी ज़मीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। इनका कोई उद्देश्य नहीं, इनका कोई एजेंडा नहीं है, और इसीलिए तो कह रही हैं कि हम किसी से भी समझौता करने को तैयार हैं। जो संकल्प और शपथ लेके कहती थी हम सपा से समझौता नहीं करेंगे, आज वो कह रही है। अब उनकी बेबसी उनके चेहरे से दिखाई पड़ रही है। अखिलेश के बारे में क्या कहना, इतिहास मुग़लों का अगर पढ़ा जाए तो जो मुग़लों का इतिहास रहा है, उसी इतिहास को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह के साथ जो व्यवहार किया है वो दोहराया है। इसलिए ऐसे लोगों पे बार बार चर्चा किया जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ी पे भी खराब संदेश हो जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों के इतिहास पर चर्चा करके आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए। एक सवाल ये है कि सरकार कह रही है कि हम जांच कराएंगे, तमाम जगहों पे आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विकास की जो परियोजनाएं चाहे अखिलेश सरकार की रही हों, मायावती रही हों, उस पर ऐसा विधायक आपको लगता है जो विधायक निधियां आई थी उनका पैसा प्रयोग हो पाया, नहीं हो पाया, या जो सरकार की योजनाएं थी वो कितना ज़मीन पर उतर पाई, इन सब पे भी जांच होनी चाहिए? पिछले 15 सालों से पूरा प्रदेश अराजकता का वातावरण बना दिया गया, चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो। लूटपाट, इनके कार्यकर्ताओं को देख लीजिए आप, जिसके पास कोई हैसियत नहीं थी वो 5-5 फार्चूनर से चलने लगा। दिल्ली से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर अपने जनपदों में करोड़ों रुपये कोठियाँ बना ली गई। करोड़ों के बजट लाखों में निपटा दिए गए। सड़कें आज बनी 30 दिन तक नहीं चली। बंदे के नाम पे करोड़ों रुपया अलाट किया गया, पता लगा 10 करोड़ अलाट किया गया, 10 लाख रुपया नहीं खर्च किया गया। इस सारा ठेका पट्टा योजनाबद्ध तरीके से यह लूटपाट करने के लिए काम करते थे। धरातल पे कोई काम दिखाई नहीं दिया। और आज सिर्फ 25 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए हैं पूज्य योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने पर, जनता में खुशहाली। हम लोग जनता के बीच के व्यक्ति हैं, जनता में रहते हैं, सड़कों पे हम खाना खाने भी जाते हैं, कभी चाय पीने भी जाते हैं। हमको कोई नहीं पहचानता तो वहाँ चर्चा होते हुए महिलाओं की देख रहा हूँ। लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि योगी जी के आने के बाद बड़े बुजुर्ग, नौजवान, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं प्रसन्न हैं, खुशहाली है। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने पर उस प्रदेश में कुछ कार्यकर्ता खुशियां मनाया करते थे। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस देश के लगभग दर्जनों प्रांतों में खुशहाली मनाई गई, दीपावली मनाई गई, होली मनाया गया, यहाँ तक कि दुनिया के दर्जनों देशों में भी मिठाइयाँ बांटी गई। यह पहले मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के नाते ऐसा हुआ है। और अब मोदी जी के नेतृत्व में उनके अभियान को लेकर के जो हमारे पूज्य योगी जी उत्तर प्रदेश में काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में
लेकिन परिणाम आते बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने में साल भर समय लगेगा और साल भर बाद सुधरते हुए स्थिति दिखाई देगी। आज ही सुधरते हुए वही भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति जो अधिकारी थे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, आज वही अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास, लेकिन नेतृत्व तो ईमानदार है। एक सवाल ये है कि आप डुमरियागंज से विधायक हैं। पूर्वांचल में जापानी इन्फ्लुएंजा एक बड़ी बीमारी है। हर साल इस बीमारी को लेकर कई मासूम बच्चों की मौतें भी हुई हैं। राजनीति तो हुई है, लेकिन कभी कुछ उसमें एक बड़ा कदम नहीं उठाया गया। देखिए, 1998 में जब पूज्य योगी जी सांसद बने थे, मुझे याद है, मैं संसद में तो नहीं जा सकता था, लेकिन मैं सुना करता था जब पूज्य योगी जी ने इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा संसद में पहली बार उठाया तो कुछ सांसद टीका टिप्पणी करते थे उस समय कि ये इंसेफ्लाइटिस क्या है। इंसेफ्लाइटिस का मुद्दा और एम्स का मुद्दा गोरखपुर का उठाने वाले कोई और व्यक्ति नहीं थे, पहले व्यक्ति योगी जी हैं। और अब उनकी सरकार बनी है, उनकी निरंतर चिंता है कि हम केंद्र, अब हमारी केंद्र में भी सरकार है, केंद्र के साथ मिलकर के इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे, जल जनित बीमारी है और तमाम तरह से वो बीमारी होती है, इस पर गंभीर हमारे ख्याल से चिंता हो रही है। हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत ऐसे सुना, और चूँकि हम तो एक विधायक हैं, हमारा कुछ दायरा है, हम उससे आगे नहीं काम कर सकते, लेकिन हमने जो सुना कि एक अच्छा उस पर पहल करने का प्रयास किया जा रहा, आने वाले दिनों में उसका परिणाम दिखेगा। अब डुमरियागंज के आप विधायक हैं, वहाँ की जनता के लिए क्या कुछ नया करेंगे? क्योंकि विधायक बहुत रहे लोग, लेकिन कुछ जनता के लिए क्या कुछ खास करेंगे? देखिए, हम लोग यह प्रयास करेंगे कि डुमरियागंज में जो 70 साल में विकास नहीं हुआ, वह विकास हम लोग 5 साल के अंदर प्रयास करेंगे कि डुमरियागंज में सारी सुविधाएं, एक महिला चिकित्सक तक डुमरियागंज में नहीं है, सड़कें बस से बदतर हालात में, आवागमन के साधन नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बस से बदतर हैं, स्कूलों की दुर्दशा है, कोई एक राजकीय महाविद्यालय है अगर तो अभी जर्जर है, विद्युत व्यवस्था ध्वस्त है। हम निरंतर यही काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों को लखनऊ आए हुए 25 दिन हुआ, लेकिन हम लोग रोज़, हम भी लोग नए विधायक हैं, पूर्णतः अनुभवहीन थे, हम रोज़ सीख रहे हैं कि हम कैसे क्या काम कर सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम डुमरियागंज को विकास के मामले में पूरे अपने क्षेत्र में एक सबसे नंबर 1 ले जाने का प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ अभी तक राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिनसे हम बेबाकी से बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त मौका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और हम राघवेंद्र प्रताप सिंह जी से लगातार बातचीत जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत है खास मुलाकात में। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदेश प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी और डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप जी। राघवेंद्र जी, हम जाने से पहले, ब्रेक से जाने पहले से बात कर रहे थे कि किस तरह से आप एजेंडा रखेंगे विकास का। एक सवाल ये आ जाता है जब ये कि भाजपा सरकार और अब हिंदू युवा वाहिनी, 3 कोने हो गए। हिंदू युवा वाहिनी की छवि अलग थी, लोग उसको कहते हैं कि हिंदुत्व के लिए काम करती है, भाजपा अपने आप को उसने जो है है। तो ऐसे में सरकार का जो एक एजेंडा है अवैध बूचड़खाना बंद कराना, इस पे हिंदू युवा वाहिनी क्या रोल रहेगा? क्योंकि सरकार ने तो अपना फैसला दे दिया, लेकिन तमाम जगहों पे ऐसे भी हैं जगह हैं जहाँ पे गुपचुप तरीके से काम चलता है। जो कमियां हैं उसको उजागर हर व्यक्ति, हर नागरिक, वो किसी संगठन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, उसको भी अधिकार है, प्रश्न करने का अधिकार है, समाज में उठाने का भी अधिकार है। तो हिंदू युवा वाहिनी एक गैर राजनीतिक संगठन है, उसको भी अधिकार है कि अगर कोई गलत काम हो रहे हैं तो उस मुद्दे को उठाया जा सकता है। हिंदू युवा वाहिनी जब भी चुनाव हुए हैं, राष्ट्रवादी मिशन में भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मिलने के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हमेशा मजबूती के साथ स्तंभ के रूप में हिंदू युवा वाहिनी खड़ी रही। भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है, अभियान है, हिंदू युवा वाहिनी का सामाजिक सांस्कृतिक अभियान है। दोनों के अलग अलग कार्य हैं, कहीं कोई टकराहट नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी का हर राजनीतिक मुद्दे पर समर्थन करते रहे हैं, कर रहे हैं और करेंगे भी, उसमें कोई कहीं से कोई व्यवधान की बात नहीं है। ट्रिपल तलाक बड़ा मुद्दा है, ज़्यादातर हम देख खुद भी रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए ज़्यादातर मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं। क्या रोल रहेगा? क्योंकि ट्रिपल तलाक एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर जितने भी मुस्लिम संगठन हैं वो विरोध भी करते रहे हैं। ये रूढ़िवादी व्यवस्था है,
लोकतंत्र में चर्चा बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये विषय ले आया गया कि हाँ कि भारत सरकार अपना इस पर राय दे, पक्ष प्रस्तुत करे, एक अच्छी परिचर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा भी शुरू किया गया। अब कम से कम मुस्लिम महिलाएं एक संकीर्ण विचारधाराओं से आगे निकल करके प्रबुद्ध वर्ग की महिलाएं आगे आ रही और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि महिलाओं के साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए, महिलाओं को वो सारी सुविधा मिलनी चाहिए जो पुरुषों के पास है। महिलाएं आप यह कह सकते हैं विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। बिना महिलाओं के पुरुष का कोई वजूद नहीं है, अस्तित्व नहीं है। महिलाओं के साथ कोई जाति हो, जिस भी धरती पर महिलाओं के साथ जाति हुई वह धरती खुशहाल नहीं रहती। और यह परंपरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आने के बाद जो चर्चा शुरू की गई है, तो आने वाले दिनों में हमें ऐसा लगता है मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलेगा। सवाल ये है कि हिंदू युवावानी को लेकर एक सवाल ये खड़ा हो जाता है कि एंटी रोमियो दल जो है उसके लिए जो है हिंदू युवावानी के लोग परफेक्ट रहेंगे। इस तरह की बात जो लोग थे, जो विरोधी खेमा, उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदू युवावानी पहले भी इसका विरोध करती थी, अब एंटी रोमियो दल बन जाएगा, पुलिस के साथ साथ हिंदू युवावानी वाले भी इसमें जो है अब लोगों पर अत्याचार करेंगे। इस तरह के आरोप विरोधी खेमा लगाता रहा है। अराजक तत्वों के द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं और हिंदू युवावाहिनी से सबसे ज़्यादा भय किसको होता है? अराजक तत्वों से होता है। इसीलिए वो दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। हिंदू युवावाहिनी ऐसा कोई कार्य नहीं करती। सीएम के ज़्यादातर जो सलाहकार लोग हैं उनमें से एक नाम आपका भी शामिल है। भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे, इसके लिए क्या कुछ प्लान बनाया जा रहा है? सीएम कुछ प्लान बना रहे हैं? क्योंकि जो भ्रष्टाचार जो नींव से चला गया है अधिकारियों के अंदर, उसको कैसे खत्म करें? क्योंकि विभागों के अंदर ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है, हर जगह जाइए कमीशन की बात आती है, यहाँ तक कि घोटाले सामने निकल के आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया जा रहा है? क्योंकि 100 दिन का एजेंडा तो कहा जा रहा है, लेकिन मास्टर प्लान क्या रहेगा इसका? देखिए, पहली चीज़ तो आपने कहा कि आप उनके सलाहकार हैं। मैं कोई सलाहकार नहीं हूँ। ये ठीक है, हम लोग काम कर रहे थे। एक प्रमुख जिम्मेदारी हिंदू युवावाहिनी की थी और है। योगी जी, पूज्य योगी जी सबकी सुनते हैं। आप देख रहे होंगे जनता दरबार के माध्यम से भी कितना समय वो दे रहे हैं, आम जन से अपने आप को कितना जोड़ते हैं। और जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा आम जनमानस से अपने आप को जोड़ेगा, उसी व्यक्ति को धरातल की हर गतिविधियां पता चलेंगी, ईमानदारी से पता चलेगी। और यह काम हमारे मुख्यमंत्री जी ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। उनकी अपनी एक अधिकारियों की, ईमानदार अधिकारियों की पहली बार टीम धीरे धीरे आ रही है, लेकिन छांट के चुन करके एक एक अधिकारियों को उनके अगल बगल अपने आसपास वो रख रहे हैं कि कहीं से कोई गलतफहमी ना हो। और उसका परिणाम ये दिखाई दे रहा है कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो अब अपने आप को उससे दूर रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सारे लोग बात करना शुरू कर दिए हैं। अगर अगुआ अच्छा होगा तो सारे लोग धीरे धीरे अपने आप ठीक होते जाएंगे और जो भ्रष्टाचार किया होगा उसको अपने परिणामों को भुगतना ही पड़ेगा आने वाले। कई अधिकारी अभी भी जमे हुए हैं जिनके ऊपर कई बड़े बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं, तो उन अधिकारियों का क्या होगा? क्योंकि बड़ी एक लंबी फौज है। अभी आप देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा अधिकारी हैं। अभी कुछ अधिकारियों को हटाया गया, उसमें आपको संकेत मिल गया होगा कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। जो होगा आने वाले दिनों में अच्छा होगा। योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने एक फरमान सुना दिया कि जितने भी बड़े नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं भाजपा के या हिंदू युवावानी के, अपना विजिटिंग कार्ड ना भेजें, एक साधारण लोगों से आके मिलें। ये किस तरह से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, ऐसा कुछ तो मैंने नहीं सुना, ना मैंने देखा। तो आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जिस समय आवश्यकता है, जो उपयोगिता है, उसको उस समय पर्याप्त समय देने का प्रयास करते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन चल रहा है, 18 घंटे 19 घंटे काम किया जा रहा है। प्रेजेंटेशन चल रहा है, 18 घंटे 19 घंटे काम किया जा रहा है। मैसेज क्या कन्वे किया जा रहा है जनता के बीच में कि सरकार प्रयत्नशील है या सरकार इसी तरह से काम करेगी आगे भी? व्यवस्था सुधार करने के लिए कुछ कठिन परिश्रम तो प्रारंभ में करने पड़ेंगे। और पूज्य योगी जी 18 घंटे अगर मेहनत कर रहे हैं तो इस प्रदेश की जनता के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वो योगी और कर्म योगी दोनों हैं। उनकी जो दिनचर्या मंदिर पे थी, वही दिनचर्या यहाँ पर भी है। थोड़ा तरीका बदल गया होगा कि मंदिर की अलग व्यवस्था है, यहाँ की अलग व्यवस्था है,
लेकिन वही दिनचर्या के अनुसार, ऐसा उस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, कोई यहाँ आराम करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। उनकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प है कि इस प्रदेश की व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को, भ्रष्टाचार को ठीक करने के लिए आज हमें आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें, जनता में विश्वास अर्जित करें। अच्छा, एक सवाल ये कि बिजली को लेकर तमाम एमओयू साइन हो रहे हैं, क्या जो पिछले घोटाले थे उनको लेकर भी सरकार कुछ जांच वाच कराएगी, क्योंकि बड़े लंबी फहरिस्त है घोटालों की? कुछ मामलों में आपने देखा होगा जांच प्रारंभ हुआ है। यही कोई मुख्यमंत्री इसके पहले बनता था तो 20 दिन 25 दिन एक ट्रांसफ़र उद्योग चलता था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग उद्योग चलता था। हजारों हजार करोड़ रुपए से उस सरकार में बैठे हुए लोग, तमाम दलाल और मुख्यमंत्री के माध्यम से जो एक कंपनी दलालों की चलती थी, वो इस बार पूर्णतः आप लोगों ने देखा होगा बंद हो गया। कोई उतावलापन नहीं। मुख्यमंत्री कालिदास मार्ग में प्रवेश करने के पहले चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का ट्रांसफ़र करता था। 15 साल के बाद आपने देखा होगा ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही सारे लोग ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले क्या किया है हम नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप देख रहे होंगे वही अधिकारी अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं ईमानदारी की, और ये अच्छा पहल है कि व्यक्ति अगर सुधरे तो सुधारने का अवसर देना चाहिए। अच्छा, एक ये चीज़ देखने को मिली पिछली सरकारों में, इस सरकार में, कि ईवीएम चीज़ को लेकर जो है मायावती ने आरोप लगा दिया। ईवीएम मशीन को लेकर यहाँ तक कल कह दिया कि ईवीएम मशीन को लेकर जो तमाम दल हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं, हम उनसे हाथ मिलाने के लिए काफ़ी हैं। वो तो जो भी हारता है, वो कोई बेईमानी का आरोप बैलेट पेपर रहता था तो बेईमानी का आरोप लगा देता था, अब ईवीएम खराबी का आरोप लगा दे रहा। हम कह, अगर ईवीएम खराबी हुई तो 403 में 325 सीटें बीजेपी और सहयोगी दल जीते हैं, बाकी अन्य 78 सीटों पे तो विरोधी दल के ही लोग तो जीते हैं। वो क्यों नहीं खराब हो गई? ये सब अपनी कमी छिपाने के लिए, ये सब हमेशा ही ये सत्ता को भोगने के लिए सरकार बनाते हैं, उपयोग करने के लिए, ऐसा आराम करने के लिए इन्होंने जो किया है। अब यह दिख रहा है कि आने वाला दिन अब हमारा हो सकता है ना आवे, हम कभी सत्ता में ना आवे, इसलिए उल जलूल आरोप लगा रहे हैं। इस पर कोई बहुत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, जनता सब जानती है और जनता ने ही समर्थन दिया है। विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले जो संकल्प पत्र आया था उसमें भाजपा ने ये कहा था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे किराना मामले की जांच कराएंगे, मुजफ्फरनगर दंगे की जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा उसको आरोपी देंगे। तो उस पर कुछ अभी कोई एक बड़ा कदम नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि अभी थोड़ा समय का इंतजार करिए। पूज्य योगी जी का काम आप देख रहे हैं ना, विचार करके, उतावलेपन में कोई काम नहीं कर रहे हैं, गंभीरता पूर्वक एक एक चीज़ों पे देख लिए, जब जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उस हिसाब से देखिए कि एक निर्णय आते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में उन सबों पे भी निर्णय का इंतजार करिए। एक अगर पिछले दिनों देखा जाए, पिछले सालों, तो एक बड़ा मुद्दा था घर वापसी, लव जिहाद। हिंदू युवा वाहिनी ने भी इस पर जो है बड़ा जोर दिया था। वो मुद्दे अब बिल्कुल गायब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी का जो वो रंग था, चाहे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, या ये सरकार बन गई है इस वजह से, या मुद्दे खत्म हो गए हैं उत्तर प्रदेश में? आपको लगता नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो इस तरह की घटनाएं हो रही थी, वो सारी घटनाएं, मैं तो डुमरियागंज का विधायक, डुमरियागंज में 95% मेरे पास ऐसी घटनाएं आ रही थी। अब तो 5% भी मेरे पास ऐसी घटनाएं नहीं आ रही जिस दिन से पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री बने। और होना भी चाहिए, कानून का भय होना चाहिए। जब तक प्रदेश में, प्रदेश की जनता को इन गुंडों, अपराधियों और माफियाओं, इनके खिलाफ अगर इनके नाते अगर भय रहेगा तो जनता का वातावरण, प्रदेश का वातावरण अच्छा नहीं रहेगा। और जब कानून का भय इन गुंडा, माफिया, अपराधियों पे रहेगा तो जनता अपने आप खुशहाल रहेगी। और अब तो आप देख रहे हैं लखनऊ में अगर होर्डिंग लगी है, जो आरोप लगाते हैं हिंदू मुसलमान की, लखनऊ में अगर होर्डिंग लगी हुई है तो यहाँ के राष्ट्रवादी मुसलमानों की मेरे ख्याल से 50% होर्डिंगें लखनऊ में मुस्लिम समाज के नेताओं ने लगाया है। और मुस्लिम समाज के नेताओं ने यह भी मांग किया है कि राम मंदिर बने। उन्हीं समाज के नेताओं ने यह भी मांग किया है कि 3 तलाक का मुद्दा जो चर्चा चल रही है, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय ना हो। ये सब सरकार का अगुआ जो होता है उसकी सोच पर, अगर अगुआ की सोच अच्छी है तो जनता का सहयोग हमेशा मिलता रहा है, और आज पूरे प्रदेश का सहयोग पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मिल रहा है।
मतलब माना जाए कि भविष्य में ये हो सकता है कि मुस्लिम जो नेता हैं वो एक साथ एक मंच पर योगी जी के साथ आएंगे और राम मंदिर के मुद्दे पर बातचीत हो जाएगी, संभव है? ऐसा हो सकता है। अगर ईमानदारी पूर्वक सत्ता में रहने वाला, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अगर ईमानदारी पूर्वक सोचता है तो मुझे लगता है कि यह लोग भी ईमानदारी पूर्वक, उनको यह पता होगा कि राम मंदिर का क्या मुद्दा है, कहाँ से मुद्दा है, कैसे ये मुद्दा प्रारंभ हुआ और वास्तविकता क्या है। अगर वो ये सोचेंगे तो हो सकता है कि वो राम मंदिर के मुद्दे में बहुत सारे लोग साथ खड़े हों। ये थे हमारे साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनको साफ तौर पे कहना था कि व्यवस्थाएं धीरे धीरे ही बदली जाती हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो पूरा खेल होता था उसको पूरी तरह से रोका गया है और जो कुछ ईमानदार अधिकारी हैं उनको धीरे धीरे सिस्टम में लाया जा रहा है। फिलहाल खास मुलाकात में मौका है इस वक्त इजाज़त का, और अगले हफ्ते हम फिर किसी से मिलेंगे, किसी रूबरू कराएंगे किसी शख्सियत से, और ख़ास कार्यक्रम में आपको उसके बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।